सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। उपविषय है हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के नियम, लेखन की विधियां, अनुच्छेद लेखन की शैली, अनुच्छेद की विशेषताएं। साथ ही हम प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे पाठ 12 कैदी और कोकिला के व्याख्यान 2 की। अर्थात व्याख्यान 2 में जो मैंने कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर आपको कराए थे, गृह कार्य में दिए थे, उसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है? इंग्लिश में इसे पैराग्राफ कहते हैं। एक अनुच्छेद किसी एक विषय से संबंधित वाक्यों का संयोजित रूप है, यानी कि जोड़ा हुआ रूप है। एक अनुच्छेद में क्या होता है, एक ही विषय से संबंधित बहुत सारे वाक्यों को संजो कर लिखा जाता है, इकट्ठा करके लिखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि एक वाक्य से हम एक ही विचार व्यक्त कर पाते हैं। अर्थात एक ही वाक्य अगर हम बोल रहे हैं तो किसी एक ही बात को कह रहे हैं, किसी एक ही विचार की बात कर रहे हैं। लेकिन एक अनुच्छेद से हम ज्यादा जानकारी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि एक अनुच्छेद में कई वाक्य होते हैं। हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद वाक्यों का एक समूह है जो मुख्य विचार का समर्थन करता है। कहने की बात क्या है कि एक अनुच्छेद से हम ज्यादा जानकारी मिलती है। एक अनुच्छेद में कई वाक्य होते हैं। साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद वाक्यों का एक समूह है जो किसी एक मुख्य विचार का समर्थन करता है। अर्थात जितने भी वाक्य हम पहले वाक्य से जोड़ करके लिखते हैं, वे सभी उसी वाक्य का समर्थन कर रहे होते हैं। एक अनुच्छेद निम्न कार्य कर सकता है, यानी कि एक पैराग्राफ राइटिंग जो आपको दी जाती है इंग्लिश में, अगर हिंदी की बात करें तो अनुच्छेद लेखन होता है। एक अनुच्छेद निम्न कार्य कर सकता है। किसी प्रक्रिया का वर्णन, यानी प्रोसीजर, यानी कि कोई भी प्रक्रिया जो कार्य किया जा रहा है उसका वर्णन करना। किसी के चरित्र का वर्णन, यानी कैरेक्टर को डिफाइन करना। किसी की चीज का कारण व प्रभाव बताना, यानी कि हम क्या करें कि किसी भी समस्या को लेकर के अगर बात कर रहे हैं तो उसके कारण भी बताना कि वो समस्या क्यों है और उसके क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, इसको भी समझाना। अब अनुच्छेद की रचना कैसे होती है, उसमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या भाग उसमें जोड़े जाते हैं जिससे एक अनुच्छेद रचना की जा सकती है। सबसे पहले तो होता है परिचय, यानी कि उस मुख्य विषय का परिचय। अब आते हैं प्रधान भाग, जो इस परिचय के बाद जो मुख्य भाग होता है जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है। फिर आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में पूरा कंक्लूजन निकलता है कि ऊपर से लेकर के अंत तक क्या कहा गया। अब आते हैं परिचय। यह एक अनुच्छेद का पहला भाग होता है। इसमें हमें विषय का परिचय देना होता है एवं यह पढ़ते ही पता चलेगा कि पूरा अनुच्छेद किससे संबंधित है। मान लीजिए हमने बाल श्रम को ले लिया, तो बाल श्रम क्या होता है, पहले हम उसका अर्थ बताएंगे, फिर वो किससे जुड़ा हुआ है ये बताएंगे। तो उससे ही पता चल जाएगा कि पूरा जो पहला हमारा टॉपिक है, जो विषय का अनुच्छेद का दिया गया है विषय, उससे ही पता चल जाएगा, उसके परिचय से ही पता चल जाएगा कि किस के ऊपर आपको लिखना है, पूरा अनुच्छेद किस पर आधारित है। यह एक अनुच्छेद का पहला भाग होता है। इसमें हमें विषय का परिचय देना होता है। यह पढ़ते ही पता चलेगा कि पूरा अनुच्छेद किससे संबंधित है। जो आपने परिचय में लिखा है, आगे आने वाले वाक्य उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपने अनुच्छेद के बारे में शुरुआत अच्छी करेंगे तो पूरा अनुच्छेद ही अच्छा बनेगा। देखो, मैंने वही बात कही थी कि जो आपने परिचय में लिख दिया, मान लो आपने बाल श्रम ही लिखा, तो आपने जो लिखा वो आगे आने वाले वाक्य उसी से ही जुड़े हुए होंगे कि बाल श्रम क्या होता है, बाल श्रम क्यों कराया जाता है, बाल श्रम से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कारण क्या है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं। तो सारी जो बातें होंगी वो पहले लिखे हुए परिचय पर ही आधारित होंगी। और अगर हम अनुच्छेद की शुरुआत अच्छी करेंगे तो पूरा अनुच्छेद अच्छा ही बनेगा।
पाठक को परिचय पढ़ने में दिलचस्प लगेगा तभी वह अनुच्छेद को पूरा पढ़ेगा। अर्थात परिचय पढ़ने में अगर उसे अच्छा लगने लगेगा तो अनुच्छेद को पूरा पढ़ेगा, अन्यथा अगर उसमें आनंद नहीं आया तो वो कहेगा बोरिंग है, अच्छा नहीं है, उदासीन करने वाला है, इसलिए वो उस अनुच्छेद को नहीं पढ़ेगा। अब आते हैं प्रधान भाग पे। हमने परिचय भाग की चर्चा की थी कि किसी भी विषय पर परिचय लिखने के बाद हम प्रधान भाग पर आते हैं, यानी कि मुख्य भाग पर आते हैं। यहाँ हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में तथ्यों, सच्चाई, विश्लेषण, उसका विश्लेषण करना, उदाहरणों और अन्य जानकारी का उपयोग कर नियंत्रण विचार पर चर्चा करते हैं। निष्कर्ष। यह भाग एक अनुच्छेद का आखिरी भाग होता है। यहाँ हमें सारे विचारों का सारांश देना पड़ता है, यानी कि जितने भी हमने विचार लिखे, जितने भी वाक्य लिखे, उनका एक निचोड़ होता है। वो सारांश के रूप में हमें बताना पड़ता है कि इस अनुच्छेद में आखिर था क्या। आपने जो चर्चा की है उसे स्वीकार करते हुए प्रारंभिक वाक्य का समर्थन करना चाहिए। अर्थात हमने जो भी अनुच्छेद में चर्चा की उसे स्वीकार करते हुए प्रारंभिक, यानी कि जो हमारा पहला वाक्य था वो अंतिम तक उसका समर्थन करता हुआ नजर आना चाहिए। अब है बात कि अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जैसे आपने औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें थी, या संवाद लिखने के समय में हमने ध्यान रखने योग्य बातें की थी, या उपसर्ग प्रत्ययों का प्रयोग करते समय हमने इन बातों की ओर ध्यान दिया था, वैसे ही आज अनुच्छेद यानी पैराग्राफ लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहला बिंदु क्या है कि भाषा सरल, स्पष्ट एवं समझने में आसान होनी चाहिए। यानी कि कैसी होनी चाहिए भाषा? सरल हो, आसान हो, स्पष्ट हो, सब कुछ बिंदु को स्पष्ट करने वाली हो, समझने में आसान होनी चाहिए। एक अनुच्छेद 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 120 से लेकर के 150 शब्दों की सीमा होती है अनुच्छेद लिखने की, नहीं तो वह अनुच्छेद ना बनकर निबंध बन जाता है। तीसरा क्या है कि वाक्य छोटे होने चाहिए एवं मुख्य विचार से जुड़े होने चाहिए, कि ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग कर दे, नहीं, छोटे हों लेकिन मुख्य विचार से जुड़े होने चाहिए। जो विचार प्रधान में हम प्रस्तुत कर रहे हैं उससे जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि छोटे छोटे वाक्य लिख दिए लेकिन जिस विषय की बात की जा रही है वो विषय उसमें है ही नहीं। अनुच्छेद का विषय रोचक होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए ताकि पाठक उसे पढ़े। यानी कि उदासीन सा विषय हो तो उसकी तरफ हम ध्यान ही न दे, पाठक पढ़ने बैठे तो कहे उसे मजा ही नहीं आ रहा तो वो उसे पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर रोचक होगा तो पाठक यानी पढ़ने वाला उसे अवश्य पढ़ेगा। अब बात आती है निष्कर्ष कि निष्कर्ष आते ही पाठक को पता चल जाना चाहिए कि अब यह अनुच्छेद खत्म होगा, कि निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर हम आ रहे हैं कि जहां हमने प्रारंभ किया था उसके बाद मध्य में आए, फिर अंत तक हम पहुंचे। तो ऊपर से जो वाक्य चले थे वो नीचे तक इस तरह के बिंदुओं के साथ चले कि लगे कि हाँ बस अब इसकी समाप्ति है। मान लीजिए मैंने अभी बोला था कि बाल श्रम लिया, तो बाल श्रम क्यों होता है, उसके कारण, फिर उससे बचने के उपाय। तो उपायों पर जब हम आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि अब इसका निष्कर्ष निकलने वाला है। अगर अनुच्छेद लिखने के कुछ संकेत बिंदु दे रखे हैं तो हमें उन्हीं का पालन करके अनुच्छेद की रचना करनी चाहिए। वैसे तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई जगह हमें परीक्षा में अनुच्छेद और निबंध के समय में संकेत बिंदु दिए जाते हैं, पैरामीटर्स दिए जाते हैं, जिनके आधार पर हमें निबंध या अनुच्छेद लिखना होता है। यदि हमें दिए गए हैं संकेत बिंदु तो हमें उन्हीं संकेत बिंदुओं का वर्णन करना होता है, उन्हें विस्तार से बताना होता है और उसी का पालन करके ही अनुच्छेद बनाना चाहिए, उसकी रचना करनी चाहिए। अब आती है कि अनुच्छेद लिखने की विधि क्या है, तरीका क्या है। चुने हुए विषय के बारे में थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए
ताकि मूल भाव पता चल जाए कि जो विषय हमने चुना है उसके बारे में हमने सोच विचार किया है कि जो विषय हम लिखने जा रहे हैं कि उसके विषय में हमें कुछ जानकारी है भी या नहीं, उसके मूल भाव का पता है या नहीं कि वो आखिर विषय आया कहाँ से, उसका निचोड़ क्या है, उससे मिलेगा क्या, उसका वर्णन करके हम क्या बताना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। मूल भाव से संबंधित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जिस विषय को हम ले रहे हैं उसकी हमें एक रफ कॉपी पे रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि सबसे पहले मैं इसके बारे में वर्णन करूंगी, उसके बाद ये भाव आना चाहिए, उसके बाद ये लिखा जाना चाहिए, उसके बाद ये लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्रमानुसार एक अनुच्छेद को लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता होनी चाहिए। मैंने वही बात कही थी ना कि क्रमानुसार होना चाहिए कि पहला वाक्य जो है उससे अगला जो वाक्य है उससे अगला जो वाक्य है वो एक दूसरे से क्रमानुसार जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि पहला वाक्य तो बाल श्रम को बता रहा है, दूसरा वाक्य दूसरी समस्या को बता रहा है, तीसरा वाक्य किसी और के बारे में बता रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति के दोष से बचना चाहिए कि बार बार एक ही वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बार बार एक ही शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बातों के प्रयोग से बचना चाहिए। जो विषय से संबंधित बातें हों वही लिखनी चाहिए, बिना विषय की बात को नहीं लिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, पुनरावृत्ति के दोष से बचना चाहिए, अर्थात ना तो वाक्य दोबारा दोहराए जाने चाहिए, ना ही शब्दों की आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। विषय को प्रस्तुत करने की शैली या पद्धति से बचना चाहिए, यानी कि शैली का कम से कम प्रयोग करें, उसके तरीके से कम प्रयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि अनुच्छेद की जो भाषा है वो सरल, सुबोध ज्ञान देने वाली और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। विषय को प्रस्तुत करने की शैली या पद्धति से बचना चाहिए, यानी कि अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने से जो अनुच्छेद है वो एक अलग दिशा की ओर ना चला जाए। इसलिए जहां तक हो सके अनुच्छेद की भाषा सरल, ज्ञान देने वाली और विषय के अनुसार ही होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को सुंदर बनाया जा सकता है, क्योंकि हम निबंध में भी इनका प्रयोग करते हैं। अगर हम अनुच्छेद में भी करेंगे तो इससे हमारी जो अनुच्छेद है वो और सुंदर हो जाएगा। लिखने के बाद उसका अध्ययन पुनः करना चाहिए, यानी कि जब हम अनुच्छेद लिख लें तो उसे बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार उसका अध्ययन नहीं हो दोबारा करो, क्योंकि दोषों का निराकरण करना चाहिए। क्योंकि जब हम बार बार एक विषय को पढ़ते हैं तो उसमें आने वाली गलतियों का हमें पता चलता है, इससे हम दोषों का निराकरण कर सकते हैं, अर्थात उसका उपाय कर सकते हैं। कई बार हम जल्दी में उनको लिखते हैं और वो लिखे हुए शब्द वर्तनी जो होती है वो गलत हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, लेकिन जब हम उसका बार बार अध्ययन करते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। कहीं कोई सामग्री छूट तो नहीं गई, कहीं कोई विरोधी बात तो नहीं आ रही, यानी कि जो विषय लिया गया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो उसका उल्टा विरोध करने वाले वाक्य हों। ऐसा तो नहीं है कि हमने बात की, बाल श्रम की, विरोध की और हम वहीं उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हों। कहीं विराम चिन्ह, वर्तनी यानी स्पेलिंग, वाक्य रचना या शब्द प्रयोग में किसी संशोधन की आवश्यकता तो नहीं, किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं। कहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, कहाँ अर्ध विराम आना चाहिए, कहाँ अल्प विराम आना चाहिए, कहाँ लाघव चिन्ह आने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई शब्द गलत तो नहीं लिखा गया। वाक्य रचना या शब्द प्रयोग में हमने किसी कारक का प्रयोग गलत तो नहीं किया, कहीं किसी में किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। अब आते बात अनुच्छेद लेखन की शैलियां। वैसे तो कहा गया कि शैली पद्धति की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक तरीका होता है लिखने का, उस तरीके के अनुसार ही बात की जानी चाहिए। भाषा तथा को जोड़ने वाली संकल्पना को शैली कहा जाता है, अर्थात भाषा को साहित्य से जोड़ने वाली जो संकल्पना हमारे मन में आने वाले विचार होते हैं उसे ही शैली कहा जाता है। भाषा का प्रयोग विधा की जो विशेषता दिखाई पड़ती है उसे भाषा की शैली कहा जाता है, यानी कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से करते हैं और उस तरीके में जो विशेषता अलग से नजर आती है उसे ही भाषा की शैली कहा जाता है।
अनुच्छेद लेखन में भाषा की निम्नलिखित शैली का प्रयोग होता है। पहला है भावात्मक शैली, दूसरी समास शैली, तीसरी व्यंग्य शैली, चौथी तरंग शैली, पांचवी चित्र शैली, छठी व्यास शैली। इसके अलावा अनुच्छेद में अनेक शैलियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, सामान्य बोलचाल की शैली का प्रयोग कर सकता है। अर्थात इन सब शैलियों के अलावा हम किसी भी अनुच्छेद में वर्णन करना हो, उसके विवरण को बताना हो, विचारों के माध्यम से, या सिर्फ सामान्य बोलचाल की शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी रुचि और विषय के अनुकूल शैली के प्रयोग से अनुच्छेद में सजीवता आ जाती है, जहां हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विषय के अनुसार, अपने मन से जो अनुच्छेद लिखते हैं वो अनुच्छेद सच में सजीव लगता है। ऐसा लगता है कि वो बनाया गया है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, बनावटीपन नहीं है। वर्णन, विचार और भाव के अनुकूल शैली का प्रयोग होना चाहिए कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो विचारों से युक्त है, वो भाव के अनुकूल है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्या कह सकते हैं कि शब्द लगे ही ना कि वो दिल को छूने वाले हैं। अब बात आती है अनुच्छेद की विशेषताएं। हमने बात की कि अनुच्छेद लिखने के लिए क्या ध्यान रखने चाहिए बातें, और बात आती है अनुच्छेद की विशेषताओं की। सबसे पहले आती है पूर्णता। स्वतंत्र अनुच्छेद की रचना के समय ध्यान रहे कि उसमें संबंधित विषय के सभी पक्षों का समावेश हो जाए। देखो, अनुच्छेद स्वतंत्र रचना है, हम अपने आप मर्जी से लिखते हैं। जब हम उस स्वतंत्र अनुच्छेद की रचना कर रहे हों तो उसमें ध्यान रखा जाए कि जिस विषय पर लिखा जा रहा है उसके सभी पक्ष उसमें समावेश हों, उसके अंदर हों। दूसरी बात आती है क्रमबद्धता की। क्रमबद्धता अनुच्छेद लेखन में विचारों को क्रमबद्ध यानी क्रमानुसार एवं तर्क संगत विधि से प्रकट करना चाहिए कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें कोई तर्क भी है या नहीं। कहीं ऐसे ही कुछ भी लिख देना अनुच्छेद नहीं होता है। अनुच्छेद के लिए आवश्यक है कि वह सुगठित हो, अच्छी तरह से गढ़ा गया हो, अर्थात उसे सुगठित ढंग से अच्छे तरीके से बनाया गया हो, रचा गया हो। उसमें ऐसा क्रम हो कि वाक्य एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं, कि आप एक लिखे बात, फिर उससे अगली दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी आप बातें लिख रहे हैं, जो भी वाक्य लिख रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अन्यथा आपका अनुच्छेद ना हो करके अलग अलग वाक्यों का रूप ले लेगा। बात आती है तीसरे के ऊपर कि विषय केंद्रिकता, यानी जो केंद्रिकता है, जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा विषय से संबंधित होना चाहिए। कि मुख्य तो आप प्रारंभ तो आप उस विषय से ही करते हो, लेकिन कई बार हम शब्दों का इस तरीके से प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं कि हम बीच में अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो वही बात की जा रही है। अनुच्छेद के प्रारंभ से अंत तक उसका एक सूत्र में बंधा होना परम आवश्यक है कि जहां से आपने प्रारंभ किया और अंत तक वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। एक ही धागे की, जैसे माला के मोतियों को एक एक करके एक एक साथ पिरोया जाता है तो वो माला का रूप लेते हैं, उसी तरह से अनुच्छेद भी एक वाक्य से जुड़कर अंत तक के वाक्य में जुड़ता जाता है। अनुच्छेद मूल विषय से बंधा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए कि पूरे अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पाठक सारांश में उसके शीर्षक को उचित माने। कि जो विषय आपने उसके हेड के रूप में दिया, जो आपने शीर्षक उसे प्रदान किया और जो पाठक उसे पढ़ रहा है, वो इसके बाद सारांश में उस शीर्षक को उचित माने कि जो आपने शीर्षक दिया है वो सही है। अंत में जब वो कंक्लूजन करेगा या निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो वो मानेगा कि आपने इसे जो विषय दिया, मुख्य रूप से जो शीर्षक प्रदान किया, वो बिल्कुल सही था। सामासिकता, देखो
क्या होती है समास? समास शब्द से बना है। समासिकता, समास, जमा में इक, जमा में ता, दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। समास क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। अब यहाँ क्या बात है समासिकता में कि सीमित शब्दों में यथासंभव, जितना संभव हो सके, पूरी बात कहने का प्रयास रहता है। यानी कि क्या होती है समास? आपने समस्त पद बनाया है ना। समस्त पद क्या होता है? वाक्यांशों को छोटा करके जो संक्षिप्त रूप प्रदान करता है उसे हम कहते हैं समस्त पद। जैसे कि हम बात करें रसोई घर, तो हमारा जो उसका अर्थ है वो है रसोई के लिए घर, लेकिन उसको संक्षिप्त रूप प्रदान किया रसोई घर ने। तो इसी में ऐसा भी है कि सीमित शब्दों में जितना संभव हो सके पूरी बात की जा सके। यह गागर में सागर भरने के समान है। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? मुहावरा है हमारा कि कम शब्दों में ज्यादा कहना, कि बात हम कम कहें लेकिन वो अर्थ ज्यादा प्रकट करती हो। अनुच्छेद में अनावश्यक बातें न करके केवल विषय से संबद्ध वर्णन विवेचन किया जाना चाहिए। फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ विषय से संबंधित बातों का ही वर्णन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसी से संबंधित बातों को लिखना चाहिए। विषयानुकूल भाषा शैली, अनुच्छेद की जो भाषा शैली है वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए, कि जो विषय लिखा जा रहा है उसी के अनुसार हो। अगर विवरणात्मक है तो विवरणन वाली हो, अगर वर्णनात्मक है तो वर्णनात्मक हो, विचारात्मक है तो विचारात्मक हो, अगर रुचि और विषय के अनुकूल हो तो वैसे ही हो। प्राय अनुच्छेद सदा रहने वाले विषयों पर लिखे जाते हैं, यानी कि जो समस्याएं होती हैं वो हमेशा रहती हैं। जैसे मेरी अविस्मरणीय यात्रा, मेरी हवाई यात्रा, मैंने पहली बार रोटी बनाई, ठीक है। तो इस तरीके के जो विषय हैं वो सदा रहने वाले होते हैं। या किसी भी समस्या पर अगर कोई लिखा जाता है तो उसकी भाषा भी गंभीर होनी चाहिए। अगर किसी गंभीर विषय पर लिखे जा रहे हैं, कोई सीख देने वाले हैं, तो ये नहीं कि उसमें क्या कह सकते हैं स्पष्टता ना हो, गंभीरता ना हो, बस बातों को ऐसे ही रोचक तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया और जिसको पढ़ने के बाद हमें लगे ही नहीं कि हमें इस समस्या की ओर ध्यान भी देना चाहिए या नहीं। भाषा सरल और सुबोध हो, आवश्यकता अनुसार मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। सीमित व संतुलित आकार, सामान्यतः अनुच्छेद 120 से 150 शब्दों तक होना चाहिए। विषय के अनुसार संख्या कुछ कम ज्यादा हो सकती है। अनावश्यक बातों के प्रयोग से बचना चाहिए। ध्यान रहे कि अनुच्छेद निबंध का रूप न ले ले। कितना होना चाहिए? 120 से 150 शब्दों तक सीमित होना चाहिए। विषय के अनुसार संख्या कुछ ज्यादा, देखो कई बार क्या होता है कि पंक्ति वाक्य आते चले जाते हैं, मन के अंदर विचार आते जाते हैं और हम उन्हें लिखते चले जाते हैं, लेकिन अपनी सीमा से परे नहीं जाना चाहिए। फालतू की बातें नहीं लिखनी चाहिए। ध्यान रहे कि अनुच्छेद हमारा निबंध ना बन जाए, अर्थात क्योंकि कई अनुच्छेदों का जो समूह होता है वही निबंध कहलाता है। स्वतंत्र लेखन कला, प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र होता है, कुछ समानता रखते हुए भी ये निबंध से और पल्लवन से भिन्न है। इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे कि निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर है और पल्लवन और अनुच्छेद में क्या अंतर है। प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र है, उससे कुछ समानता रखते हुए भी ये निबंध से और पल्लवन से भिन्न है। अब बात आती है मौखिक प्रश्नोत्तर की कि आपने अनुच्छेद में क्या पढ़ा, उससे आपने क्या समझा। उसके आधार पर हम आपसे बात करते हैं कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। क्या होता है अनुच्छेद लेखन बेटा? वाक्यों को संयोजित रूप से विषय के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद की रचना में मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? अनुच्छेद की रचना में मुख्य बिंदु है कि जो वाक्य है वो विषय के अनुसार होना चाहिए, उसमें परिचय होना चाहिए, उसमें प्रधानता होनी चाहिए, उसमें निष्कर्ष होना चाहिए। जो वाक्य आप प्रारंभ कर रहे हैं वो आगे के क्रम से जुड़ता हुआ उनको बांधे रखे, पहली पंक्ति अंतिम तक का समर्थन करती हुई नजर आनी चाहिए। हमें बार बार उसको अध्ययन करना चाहिए ताकि हम दोषों से बच सकें, उसका निराकरण कर सकें। अनुच्छेद लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि विषय से परे नहीं जाना चाहिए, जिस विषय पर लिखा जा रहा है उसे गंभीरता से लेना चाहिए, सरल सुबोध शैली का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग से भी आप अनुच्छेद को सुंदर बना सकते हैं। शब्दों की सीमा की तरफ ध्यान देना चाहिए कि 120 से 150 शब्दों से ज्यादा ना हो कि कहीं वो निबंध का रूप ले ले।
अनुच्छेद लेखन की शैली कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है, जिसमें तरंग शैली आती है, चित्र आती है, भावात्मक आती है, व्यास शैली आती है, समास शैली आती है। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण समझिए बेटा। देखिए, अभ्यास का क्या महत्व होता है। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य यानी जिसे साधा ना जा सके उसको भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का प्रयोग करके तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन और एकलव्य ने भी निरंतर अभ्यास से धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वह सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेगा। देखिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। पहले वाक्य ने अंत तक के वाक्य का समर्थन किया है। अब आपका गृह कार्य है कि आपको निम्नलिखित विषय पर 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, जो कि टॉपिक आपका विषय है हंसी का महत्व। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपका क्या विषय है? हंसी का महत्व, जिसे आपको 120 से 150 शब्दों में लिखना है। और इसमें ध्यान देना है कि जो वाक्य है वो परिचय से शुरू हो, प्रधान आए, फिर निष्कर्ष आए। यानी कि पहला वाक्य क्रमानुसार लिखें, सुबोध और सरल शैली में लिखें और पहले वाक्य का समर्थन करते हुए अंत तक के वाक्य लिखे जाने चाहिए। आइए अब आपके गृह कार्य के प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। मैंने आपको जो प्रश्न कल दिए थे उन्हीं की चर्चा होगी। अब कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल आजाद है लेकिन कवि गुलाम है। कोयल के उड़ने के लिए सारा आकाश है लेकिन कवि तो 10 फुट के कमरे में बंद है। कोयल के बैठने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां हैं जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। कोयल के गीतों की तो सब प्रशंसा करते हैं जबकि कवि का तो रोना भी गुनाह है। अगला प्रश्न था कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिसे वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल की गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां हैं। कि कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर मधुर गीत सुनाया करती थी। वह दिन के समय और शाम को भी मधुर गीत सुनाया करती थी। कवि जब कोयल की वेदना भरी आवाज को सुनता है तो उसे ये गीत मधुर स्मृतियों की याद दिला देता है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियां उनके लिए बंधन नहीं है। कवि स्वाधीनता सेनानी है। ये हथकड़ियां उन्हें पुरस्कार के रूप में मिली हैं, इसीलिए उन्हें ये हथकड़ियां किसी गहने से कम नहीं लग रही हैं। अगला प्रश्न है काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयावहता का साकार चित्रण है। इससे समाज में फैले निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी? इस पंक्ति में जेल में दी जाने वाली यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। कोयल का मानवीकरण किया गया है। दावानल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कोयल के साथ संवाद की वजह से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रनभेरी। कोयल के गीतों की तो वाहवाही होती है परंतु कवि के तो रोने को भी गुनाह समझा जाता है। इतना अंतर होने के बावजूद भी तू युद्ध में बिगुल बजाने का काम कर रही है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। तेरी मेरी वाह गुनाह में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आप अपने कॉपी में जो आपने प्रश्न लिखे हुए हैं, उत्तर लिखे हुए हैं, उनकी जांच इससे कर लीजिएगा ताकि आप अपनी गलतियों को देख सकें। मिलते हैं अगले व्याख्यान में अनुच्छेद के दूसरे भाग के साथ कि निबंध और पल्लवन के साथ अनुच्छेद का क्या अंतर है। मिलेंगे।
धन्यवाद।